जय हिंद फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक, जिस टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत ही करंट से रिलेटेड है। और ये चीज़ें हमेशा करंट में रहेंगी क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं हो। अगर आप ये सोचिए कि अगर राम राज्य की अवधारणा सच में लागू हो जाए तो ना तो विषमता रहेगी, ना हथियारों की होड़ रहेगी, ना एक को दूसरे से सुरक्षा में डर लगेगा, ना असुरक्षा की भावना रहेगी। और कहा भी जाता है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक ही तालाब या एक ही नदी में एक ही घाट में पानी पीते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कम से कम वास्तविक रूप में तो पॉसिबल है ही नहीं। अपना फैंटेसी में, कल्पना में कुछ भी पॉसिबल। तो इसी सब चीज़ों से एक सामाजिक आर्थिक विषमता जब एक चरम सीमा पर बढ़ जाती है और न्याय की उम्मीद नहीं रहती, सरकारी तंत्र से तो विशेष करके कि सरकार और राज्य बना ही इसी वजह से है कि किसी का शोषण ना होने पाए, और उसके बाद भी अगर शोषण होता है तो उस समय जो अवधारणा जन्म लेती है वास्तविक रूप में, उसी अवधारणा को आज हम डिस्कस करेंगे, और वो है वामपंथी विचारधारा। खाली विचारधारा तक तो ठीक है, लेकिन जब वो जमीनी स्तर पर परिणत होने लगती है, हथियारों की होड़ होने लगती है, हिंसा को बढ़ावा मिलने लगता है, तो उसका विकृत रूप होता है वामपंथ उग्रवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वामपंथ उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। आपने न्यूज में सुना होगा या बार बार सुनते होंगे, वामपंथ दक्षिणपंथ, वामपंथी दक्षिणपंथी। वामपंथी वो है जो क्रांति की बात करता है, जो व्यवस्था में सुधार की बात ना करके व्यवस्था को बदलने की बात करता है। एक तो होता है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। एक होता है व्यवस्था को ही नए सिरे से खारिज करके एक नई व्यवस्था लाई जाए। तो जो व्यवस्था को ही खारिज करके नई व्यवस्था लाने की बात करता है, वो होता है वामपंथी। और जब वो इस काम में, व्यवस्था को पलटने के काम में हिंसा का सहारा लेता है, तो उसे बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद। ठीक है। तो वामपंथी उग्रवाद क्या है? कि हिंसा के साधनों का उपयोग करके, हिंसा के साधनों का उपयोग करके संविधान द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास। इसकी शुरुआत शुरुआत हुई है रूस की क्रांति से। जब मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के या जंजीरों के, तो जंजीरें तोड़ो और एक हो जाओ और सत्ता को उखाड़ फेंको, सर्वहारा वर्ग का शासन लाओ। र- जब मार्क्स ये कहता है कि संसाधन, जो उत्पादन के साधन हैं, उन पर कब्जा सर्वहारा वर्ग का हो, पूंजीपतियों का ना हो, विषमता ना हो बिल्कुल भी, तो उसका आइडियल रूप होता है साम्यवाद। मतलब वहां पर राज्य की भी अवधारणा सिरे से खारिज हो जाती। अब यहाँ पर क्या है? अच्छा, ये सर्वहारा वर्ग मैंने आपको वर्ड हिस्ट्री में बताया है। अगर नहीं बताया है तो आगे आपका वर्ड हिस्ट्री का लेक्चर आएगा, उसकी सीरीज पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें बताया गया है बार बार, जब आपको रूस की क्रांति पढ़ाया गया है तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि अब इस सर्वहारा वर्ग को, जो मजदूर और श्रमिक वर्ग है, उसको क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश होगी। उसको कभी भी एक नहीं रखा जाएगा। तो तोड़ेंगे किस पर? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उच्च और नीच
श्रेष्ठता की बात करेंगे। तो इसी वजह से मार्क्स ने क्या कहा है कि धर्म चूंकि लोगों को तोड़ने का काम करता है, श्रमिक वर्ग जो बौद्धिक वर्ग नहीं है, तो उन्होंने कहा कि धर्म एक क्या है, अफीम की तरह है। इससे क्या है, लोग अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, लेकिन वही विचलित होंगे जो उसको नहीं जानते हैं, जो उसके असर को जानते हैं, जो उसकी ताकत को जानते हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होंगे, वो सहज रूप में उसको स्वीकार करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हिंसा के साधनों का उपयोग किया जाएगा। तो रूस की क्रांति से इन्होंने लिया, लेनिन ने वहाँ पर क्रांति की। उसके बाद चीन के माओ एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, हिंसा के दम पर बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल की। अब जो वैश्विक स्तर पर जिसको आप माओवाद बोलते हैं, उसी का भारतीय रूप है क्या, वामपंथी उग्रवाद का भारतीय रूप क्या है, नक्सलवाद। तो इसी विचारधारा को जो भारतीय रूप में परिणत किया गया, उसको बोलते हैं नक्सलवाद, भारत के परिप्रेक्ष्य में। और वैश्विक स्तर पर क्या है, इसी वामपंथी उग्रवाद को क्या बोलते हैं, माओवाद, वैश्विक स्तर पर। इन दोनों का काम क्या है, बंदूक की नोक से सत्ता हासिल करना, बंदूक की ताकत से सत्ता पर कब्जा। और इसके लिए जो सबसे उर्वर भूमि है, वो तब होती है जब सरकारें कमजोर हों, सत्ता कमजोर हो, और हर जगह सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत ही चरम स्थिति पर हो। इतना चरम स्थिति पर हो कि एक एक रोटी के लिए भी आपको इतनी ज़्यादा कीमत अदा करना पड़े कि आप क्या करें, रोटी खाने से अच्छा मरना ज़्यादा पसंद करेंगे। तब ये विचारधारा बहुत ही अच्छा ग्राउंड तैयार करती है और फिर सत्ता को पलट देती। तो जब भी सामाजिक आर्थिक विषमता इतनी चरम स्थिति पर आ जाए और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो, तब इस विचारधारा के स्वाभाविक रूप में परिणत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ये विचारधारा ना आने पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक आर्थिक विषमता पर ध्यान दिया जाए। जो समाज के निचले वर्ग हैं, जो इस विचारधारा के सपोर्टर हैं, जो इसके ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करते हैं, उसको क्या किया जाए, उसको वहीं पर रोका जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनको नकारा ना जाए सिरे से, एटलीस्ट उनकी बात सुनी जाए और उनको क्या किया जाए, कन्विंस किया जाए। आपने सुना होगा बार बार, कई सारी मूवियाँ भी इस पर बनी हैं। एक अर्जुन रामपाल की मूवी बनी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरा भी लेटेस्ट वेब सीरीज में मैंने देखा है, जोरम एक मूवी है, वो देखिएगा, मनोज वाजपेयी जी की, तो उससे भी आपको ये समझ में आएगा। और अर्जुन रामपाल वाली भी जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु हुई थी, उसी पर वो मूवी बनी है, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें आपको ये सारी समस्याएं बहुत ही रियल रूप में देखने को मिलेंगी। उससे आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि ये डेवलप क्यों हुआ और इसका निदान क्या है, लोग इसकी तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। आकर्षित वही होगा जिसके पास खोने को कुछ नहीं होगा और पाने को पूरी दुनिया होगी, वही इस विचारधारा की ओर आकर्षित हो। जिसके पास अपना परिवार है, जिसके पास अपनी संपत्ति है, जिसके पास अपना रोजगार है, वो कभी भी इस विचारधारा की ओर अग्रसर नहीं होगा। ये सब आपको उस मूवी में देखने को पता चल जाएगा। ठीक, नाम मुझे आएगा, ध्यान आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई, 1967 में। वेस्ट बंगाल का एक जिला है नक्सलबाड़ी, यहीं से शुरुआत हुई 1967 से। ये वही समय है, आप ध्यान कीजिए, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1959 में भारत चीन का तिब्बत पर कब्जा, 1947 में देश आज़ाद हुआ। जिस आज़ादी के सपने को लेकर के देश की स्वतंत्रता मिली, वैसा तो कुछ सपना रियल रूप में हुआ नहीं, परिणत नहीं हुआ, लोगों में निराशा आ गई। तो यहीं से हिंदी की विचारधारा एक नई जो है डेवलप होगी, आपको क्या, स्वतंत्र लेखन वाली उपन्यास यहीं से आएंगे सारे। ठीक है, नवलेखन का दौर यहीं से चलेगा, आज़ादी से लोगों का मोह भंग हो जाएगा।
यहीं से जो है वो नागार्जुन जैसे कवि निकलेंगे, जो इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करेंगे, जो स्वतंत्रता पर कटाक्ष करेंगे, जो कहेंगे कि सब कुछ फाइलों पर ही सावन चल रहा है, वास्तविक रूप में सावन कहीं नहीं है। ठीक है, ये वही समय है। 1966 में सूखा पड़ जाता है। जब सूखा पड़ जाता है तो हर जगह, एक तो पहले ही देश नया नया आज़ाद हुआ, ऊपर से हम खाद्यान्न भी अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा ग्राउंड क्या तैयार होगा? साम्यवाद का। और उसी में ये विचारधारा डेवलप हुई, वामपंथी उग्रवाद। हमेशा बैकग्राउंड देखिए, विश्व का भी देखिए, भारत का भी देखिए, आसपास का भी देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि उसी समय क्यों डेवलप हुई, उसके पहले क्यों नहीं, उसके बाद में क्यों नहीं। ठीक है, ये हुआ। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसको पढ़ इस वजह से रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो देखते हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2008 में जो वामपंथी विचारधारा से, उग्र वामपंथी विचारधारा से पीड़ित जो नक्सलवादी जिले थे, उनकी संख्या थी 96 2008 में, और 2022 में ये संख्या हो गई 45। तो ये विचारधारा क्या हो रही है? कम हो रही है। नक्सलवाद क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल न्यूज में देखिए, आए दिन कोई ना कोई नक्सलवादियों पर हमला हो रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड। दूसरी बात क्या कहा गया? दूसरी बात ये कहा गया कि ईयर यही रहेगा, बेस ईयर ये है, वर्तमान ये है कि 2008 से 2022 के बीच में हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी हुई है। इन इलाकों में जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं, उनमें सड़कों का कंस्ट्रक्शन लगभग 8,700 किलोमीटर के आसपास हुआ है। और तो और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में लगभग 245, 243 है, 245, एक रफ फिगर लिख लीजिएगा। ईएमआरएस की स्थापना। ईएमआरएस क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये हमेशा उन इलाकों में बनाए जाते हैं जो जनजातीय इलाके होते हैं। उनके बच्चों को ठीक वैसी जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय वाली योजना थी कि आवासीय सेटलमेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को, वहीं पर रहना, वहीं पर शिक्षा, और वहीं पर उनका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वैसे ही आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासी नहीं, जनजातियों के लिए ये हमारे स्कूल की स्थापना, ये हमेशा जनजातीय जिले में ही, जनजातीय क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएंगे। तो 2008 से लेकर 2022 में ये जो है, इतने विद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये कभी भी यूपी में स्थापित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यूपी में जनजातियां नहीं हैं। जहां पर भी जनजातियां होंगी वहीं पर ये स्थापित होंगे, दिल्ली में नहीं स्थापित होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके लिए मंत्रालय कौन है? वही जनजातीय विकास मंत्रालय। ठीक, उसी के अंडर में आता है ये हमारे स्कूल। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि घटनाओं में क्या हो रही है? कमी हो रही। इस विचारधारा का प्रसार क्या हो रहा है? कम हो रहा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस ये विचारधारा के पनपने के कारण क्या हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो कमी आ रही है, तो सरकार ने, लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं कि कमी आई है। और तीसरा, जब हमें कारण भी पता चल गया और हमारे स्टेप्स भी पता चल गए, तो उनमें हमें क्या क्या चुनौतियां हम झेल रहे हैं वो भी देखेंगे। और जब चुनौतियां हमारे पास आ जाएंगी तो हम आगे का समाधान भी प्रस्तुत कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखिए, वामपंथी विचारधारा के पनपने के कारण। वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के कारण।
पहला जो मैटर रिलेट करता है वो रिलेट करता है जल, जंगल और जमीन से। जल, जंगल और जमीन क्या कहता है? जब आप जोरम मूवी देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जनजातियां निवास कर रही हैं जंगल के बीच में। अंग्रेजों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों ने इनके जंगल पर हाथ डाला तो वो क्या कह रहे हैं कि ये इस जंगल की रखवाली हम सदियों से करते आ रहे हैं, ये जंगल ही हमारे माई बाप हैं। अगर आप हमसे हमारा जंगल और ज़मीन और पानी ही ले लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? तो अपने परंपराओं के प्रति, अपने ज़मीन के प्रति, अपने आवास के प्रति ये इतने सजग हैं और बेहतरीन तरीके से पर्यावरण संरक्षण का नमूना पेश करते हैं। कई कई प्रथाएं और कई कई औषधियाँ तो ऐसी हैं। आप एक सीरीज़ देखिएगा, आर या पार, उसमें भी यही दिखाया गया है। जो जनजातियाँ हैं वो औषधि से उस बिजनेसमैन को ठीक कर देती हैं जिसको कि कुछ समस्या रहती है मेडिकल। फिर भी वो क्या करता है, उनके जंगलों को बर्बाद कर देता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, तो उनको हटाना है वहाँ से। तो जल, जंगल, जमीन का मसला ये है कि उनके राइट्स को वहाँ पर मान्यता नहीं दी गई। जो सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो सरकार को क्या चाहिए कि उनके अधिकार को मान्यता दे। अच्छा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से हमारे पास ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपनी भाषा में लिखे हैं, बता रहे हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स को सरकार क्या कर रही है? मान नहीं रही है। जब मान क्यों नहीं रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का दबाव है, इंडस्ट्री वहाँ पर लगाना है, रिसोर्सेज का खनन करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल बाकी लोगों के डेवलपमेंट के लिए करना है। इस वजह से नहीं मान रही है। तो इस मुद्दे का क्या क्या इशू हैं वो देखिए। तो जल, जंगल, जमीन में क्या मसला है? पहला, जबरन मजदूरी कराना। उनको बिना किसी पारिश्रमिक के मजदूरी करा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट करा रहे हैं। अगर एक आम नागरिक से कराएंगे तो उसको मजदूरी पूरी देनी पड़ेगी मिनिमम वेजेज एक्ट के द्वारा। लेकिन वहाँ पर क्या है कि चाहे वो पुलिस के डर से चाहे जिसके डर से, उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर लाकर फ्री में काम करा रहे हैं। तो जो वो दिन में निकले हैं अपने परिवार के खाना इकट्ठा करने के लिए, जब आपके पास मजदूरी करेंगे तो उनका परिवार भूखा रहेगा। जब वो शाम को जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में एग्रेसिवनेस उठेगी, कोई भी हो, कि हम गए थे किस काम के लिए और हमारा परिवार भूखा रह गया। परिवार वाले भी पूछेंगे बेटा गए थे क्या किए, अब हम क्या खाएं, बच्चे क्या खाएं। तो एक ना एक दिन तो उससे प्रतिशोध की भावना आएगी आएगी उसमें। और जब प्रतिशोध की भावना आएगी तो वो क्या करेगा? उसके पास खोने को तो कुछ है नहीं, पाने को उसके पास बहुत कुछ है, तो वो क्या करेगा? बंदूक उठा लेगा। सबसे पहला काम क्या है? जबरन मजदूरी। दूसरा, उनके संसाधनों पर कब्जा। कौन से संसाधन? जल, जंगल और जमीन पर। बीच से हाईवे निकाल देंगे, जंगलों को काट करके लकड़ी की तस्करी किए ले रहे हैं, वाटर को प्रदूषित किए दे रहे हैं, जल को प्रदूषित किए दे रहे हैं, या जल का जो है क्या कर रहे हैं, जब वहाँ पर उत्खनन करेंगे तो जल वहाँ पर प्रदूषित हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात क्या है, इससे रिलेटेड इशू क्या है तीसरा? भूमि हदबंदी कानूनों को सही से लागू ना करना। जो जमींदानी उन्मूलन कानून था उसमें यही था कि एक व्यक्ति, या भूमि हदबंदी कानून में क्या था कि एक व्यक्ति 40 बीघे से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता। गोलकनाथ क्या थे? पंजाब के जमींदार थे, 500 बीघा के मालिक थे। तो जब ये कानून लागू हुआ और कहा गया कि वो खाली 40 बीघा ही रख सकते हैं, और बाकी सरकार लेगी और वो भूमिहीनों को वितरित करेगी। अब जो वहाँ पर मिस्टर मैथ्यू काम कर रहे हैं, या कोई भी जनजाति वहाँ पर काम कर रही है किसी के जो है खेतों में, तो वो क्या करेंगे? उसको पता ही नहीं कि इस ज़मीन के मालिक मिस्टर मैथ्यू ही हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके
मालिक थे, उन्होंने धोखे से उन उन पर जो है अंगूठा लगवा लिया और कागज अपने पास रखे हैं, उनको पता ही नहीं कि उसके मालिक वही हैं। तो अगर इन कानूनों को ठीक से लागू किया जाता तो इतना ज़्यादा दिक्कत ना होती। चौथी बात, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास हैं भी तो वो आकर के क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 50 साल से इसी ज़मीन पर रह रहे हैं, इसी जंगल में रह रहे हैं, हमें कोई हटाने नहीं आया, अब हम नहीं हटेंगे। तो उनके दस्तावेजों को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं सरकारी अधिकारी। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इतने चरम स्तर पर है, सरकार का प्रेशर है, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर है, औद्योगिक लॉबी जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, हम इतना ज़्यादा जुर्माना, इतना ज़्यादा जो है मुआवजा नहीं देंगे। 50 लोगों का राइट है, 10 ही लोगों का राइट प्रूव किए, बाकी 40 को बेघर कर दिए, मुआवजा दिए ही नहीं। तो चौथा पॉइंट क्या है, स्थानीय आदिवासियों या जनजातियों के दावों को अस्वीकार करना। अब जब इनके पास नहीं रहेगा या ज़मीन से विस्थापित हो जाएंगे, चाहे वो किसी डैम बनाने के हों, चाहे किसी प्रोजेक्ट के उसमें हो, तो फिर क्या करेंगे, इनको बरगलाना आसान होगा कि भाई आपके पास खोने को वैसे भी कुछ नहीं है, इनके पर भावना क्या होगी कि आपकी ज़मीन, आपके जंगल सरकार ने छीन लिए, इस उद्योगपति ने छीन लिए, तो चलो आओ हमारे साथ, लाल सलाम के साथ आगे बढ़ते हैं। ये भी बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो जंगल बचा ना ज़मीन बचा, इनका परिवार ऐसे ही भूखों मर गया, तो कम से कम हम तो मार करके मरें। इसी चक्कर में ये उस विचारधारा के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और पांचवा, जमीनी वास्तविकता को अनदेखा करके कानून बनाना और लागू करना। वहां की वास्तविकता नहीं पता कि इस मेन समस्या क्या है, और एक एसी के रूम में बैठ करके पूरे जंगल का नक्शा बता दिए कि यहाँ से ये हाईवे जाएगा, वहाँ से वो हाईवे जाएगा, यहाँ से ये इंडस्ट्री डेवलप होगी यहाँ पर। जबकि वहाँ की ज़मीनी परिस्थिति तो देख लीजिए, वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, कितने रूप से वो वल्नरेबल हैं, सुभेद्य हैं, किस रूप से, उनकी जनसंख्या कितनी है। ऐसा ना हो कि हम पूरी सामाजिक डेवलपमेंट के चक्कर में प्राकृतिक क्षरण तो कर ही रहे हैं, सामाजिक रूप से भी उनको नष्ट कर दें। ये क्या है? पहला इशू है जल जंगल जमीन का। दूसरा इशू ये है सामाजिक आर्थिक विषमता। सामाजिक आर्थिक असमानता। इसमें क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? इसमें ये पॉइंट लिखेंगे कि रोजगार और शिक्षा की कमी, शिक्षा के अवसरों की कमी, रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो बेरोजगार हैं तो क्या करेंगे कि आओ चलो साथ में मिलकर लाल सलाम बोलते हैं, तो यही विचारधारा की ओर आकृष्ट होंगे। ठीक। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी। आधारभूत अवसंरचनाओं में कौन से हैं? जैसे हॉस्पिटल, अस्पताल नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, प्रॉपर पेयजल की सुविधा नहीं है, जो है वो प्रदूषित कर डाले हैं, बाहर से लोग आकर के, इंडस्ट्री लगा करके। ये सब क्या है? आधारभूत और संरचनाओं की कमी को बता रहा है। तीसरी बात क्या है?
सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हीं के लोग क्या कर रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर समुदाय का बहिष्कार कर दिया जाता है तो अपने को क्या करता है, हीन समझता है। और बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, बहिष्कार इस वजह से कर रहे हैं कि अगर कोई चीज शहर, कोई व्यक्ति शहर में निवास कर रहा है तो वो जंगल में निवास करने वाले व्यक्ति को हीन समझ रहा है कि ना तो वो पढ़ा लिखा है, उसका अच्छे से क्या किया जाए, शोषण किया जाए। तो उसको एक तरीके से बहिष्कृत कर दिया गया है। अब जब सामाजिक बहिष्कार है उस समुदाय का, तो ये क्या है, हिंसक समूहों की तरफ ज्यादा आकृष्ट होते हैं। ज्यादा आकर्षित। ठीक, तो ये पॉइंट क्या है, सामाजिक आर्थिक विषमता या असमानता। तीसरी बात जो है, तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी सरकार के साथ योजनाएं लागू हो रही हैं, जो सरकार योजनाएं लागू कर रही है, उनमें क्या है, प्रॉपर तरीके से वो लागू नहीं हो रही। चाहे वो उनमें केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का अभाव है, चाहे भ्रष्टाचार या सरकारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार या इच्छा शक्ति की कमी, तो ये भी एक इशू है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, वो क्या लिखिएगा कि प्रशासनिक उदासीनता, सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं की जाती। ये सबसे बड़ी समस्या। तो जल जंगल जमीन और सामाजिक आर्थिक असमानता और साथ में प्रशासनिक उदासीनता, इनका जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो रिजल्ट है, उस उर्वर भूमि का, उस ब्रीडिंग ग्राउंड का सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो क्या है, वामपंथी उग्रवाद। तो अगर आपको इसको कम करना है तो इस ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो नेक्स्ट हेडिंग, भारत में वामपंथी उग्रवाद की कमी के कारण। कारणों को हम दो पॉइंट में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है रणनीतिक, स्ट्रेटजिक। दूसरा है विकासात्मक, डेवलपमेंटल। रणनीतिक कदम जो सरकार ने उठाए उसमें तीन चीजें, तीन चार जो भी आप आ जाएं वो जरूर लिखिए। क्या स्ट्रेटजी सरकार ने अपनाई, सबसे पहली बात तो गृह मंत्रालय का समाधान, समाधान सिद्धांत, ये गृह मंत्रालय का है, अभी इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं। दूसरा है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, स्पेशली नक्सलियों के लिए, सफाई के लिए ही बनी है। ठीक, ताकि हिंसा का मुकाबला हिंसा से। तीसरी बात, आक्रामक रणनीति, नो मर्सी वाली बात। अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो ठीक, अगर आप हथियार से बात कर रहे हैं तो हथियार से ही आपसे बात की जाएगी। और चौथी बात, कुछ ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये आक्रामक रणनीति में ही आएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस हो गया, और आ गया ऑपरेशन डबल बुल।
और एक आता है ऑपरेशन चक्रबंध। आपने एक कोबरा फोर्स का नाम सुना होगा, सीआरपीएफ की बटालियन है। वो स्पेशली किसके लिए बनी है? इसी नक्सली उद्देश्यों की सफाई के लिए बनी है। और कोबरा बटालियन सीआरपीएफ की। ठीक है, देख लेते हैं समाधान सिद्धांत क्या है। समाधान सिद्धांत के पहले विकासात्मक डेवलपमेंट पहल देख लेते हैं, फिर समाधान पर चलेंगे। डेवलपमेंटल विकासात्मक सिद्धांत में क्या है कि सेंटर स्टेट में बेहतर समन्वय, केंद्र और राज्य में योजनाओं में नीति आयोग के बनने के बाद समन्वय क्या है, बढ़ा है। तो बेहतर समन्वय से केंद्रीय और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। जहाँ पर ज़्यादा समस्या है, आपने सुना होगा रेड कॉरिडोर, नक्सल जो कॉरिडोर है वो क्या है? अगर आप भारत के मैप में देखेंगे, इधर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहीं पर है, बगल में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर केरल, ये सब नक्सल कॉरिडोर में आता है। केरल का कुछ हिस्सा आ रहा है, लेकिन ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो दक्कन का रीजन है, ये सब क्या है? दंडकारण्य, दंतेवाड़ा रीजन छत्तीसगढ़ का, ये सब क्या है? नक्सल कॉरिडोर में आ रहा है। इतने ज़्यादा घने जंगल हैं कि वहाँ पर ये लोग एक जगह से दूसरे राज्य, एक जगह पर हमला करते हैं, दूसरे राज्य में निकल जाते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, सीमाएं तो क्या है, बाउंड्री तो है नहीं, जंगल से कनेक्टेड है। एक राज्य में हमला की, दूसरे राज्य में निकल गए। ठीक, तो सेंटर स्टेट में बेहतर समन्वय की बात की जा रही है। दूसरी बात, विकास में जन भागीदारी बढ़ाई जा रही है। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें उनको उनका व्यू भी लिया जा रहा है, उनको भी अधिकार दिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा पेसा, प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल में जो वो क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम, वो सिक्स शेड्यूल के राज्यों में भी उनका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा, पुनर्वास एवं कौशल की बात की जा रही है। जब प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे तो उनका क्या किया जाएगा, वहाँ से अगर विस्थापित होंगे तो क्या होगा, उनको कहीं और बसाया जाएगा, उनको ज़मीन दी जाएगी खेती करने के लिए, उनका कौशल वर्धन किया जाएगा, आईटीआई स्थापित किए जा रहे हैं, उनका कौशल विकास किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो रोजगार, और आपने एक नाम सुना होगा ट्राइफेड, वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, जनजातीय लोगों से ही। तो क्या है, एक मतलब इनके पारंपरिक ज्ञान को, चाहे वो हथकरघा उद्योग हो, चाहे वो बांस से संबंधित हो, चाहे वो शहद से, इनके प्रोडक्ट को क्या कर रहा, ग्लोबल चैन में ला रहा है, उनको उचित दाम मिल रहा है, दिला रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब गांधीवादी सिद्धांत, गांधी जी ने भी यही किया था। हर जगह क्या किए थे, खादी उद्योग स्थापित किए थे। और उसके बाद फैब इंडिया आपने सुना होगा कि खादी का ही सामान वहाँ पर बिकता है। भारत सरकार का एक ब्रांड नेम है फैब इंडिया, खादी का। ठीक है, तीसरा, चौथा, बेहतर विकास और शिक्षा, ये हमारे स्कूल और उनका उत्थान, ये है क्या, विकासात्मक पहलू। अब देखते हैं कि समाधान नेटवर्क में किसकी बात की जा रही है। समाधान नेटवर्क, एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, आक्रामक रणनीति, ए से
मॉनिटरिंग एंड मोटिवेशन। मॉनिटरिंग एंड मोटिवेशन, ए से ऐसे क्या था, चलिए अभी याद आएगा तो बता देंगे। डी से लिखिए, डैशबोर्ड फॉर क्या है, की डेवलपमेंट्स, जो हमारे मुख्य विकास विकास के कार्य हैं उनको क्या किया जाए, डिस्प्ले किया जाए, डैशबोर्ड बनाया जाए, उस पर उसको डिस्प्ले किया जाए कि आपके लिए ये योजनाएं हम चला रहे हैं मुख्य रूप से। एच का मतलब क्या है, हार्नेसिंग। ए का मतलब एक्शन प्लान ऑन थिएटर, और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे आपको इस पर ध्यान देना है, किस पर, ये नो एक्सेस फाइनेंस पर। तो ए से हो गया स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मॉनिटरिंग एंड मोटिवेशन, ए से डी से डैशबोर्ड हो गया की डेवलपमेंट का, एच से, सॉरी एच से है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं लिखे। ए से है एक्शन प्लान ऑन ईच थिएटर, ए से नो एक्सेस टू फाइनेंस, ये ए से क्या है, हाँ एक्शनेबल इंटेलिजेंस। सबसे मेन मुद्दा आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे लास्ट में एन लिखा है, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। 1924-25 के आसपास स्थापना होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक। इन्हीं के प्रोडक्ट थे कौन, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, और वो राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब। अब क्या हुआ, ये संस्था किसकी तरफ बात की कर रही थी, साम्यवादी, इसी वामपंथी विचारधारा पर काम कर रही थी। तो वामपंथी विचारधारा हमेशा कम्युनिस्ट सपोर्ट की बात करेगी, हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के अपोज में बात करेगी, हमेशा उद्योगपतियों के अपोज में बात करेगी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, गांधी जी को फंडिंग कौन कर रहा है, भारत के उद्योगपति, तभी वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अब जब आप उद्योगपति को अपोज करेंगे तो आपको कोई पैसा देगा नहीं, खुद के पास आपके पास पैसे हैं नहीं, तो एक ही तरीका बचता है क्या, कि आप लूट मार करें। अब जनता के बीच में लूट मार कर नहीं सकते क्योंकि आप उन्हीं के हिमायती बन रहे हैं, तो लूट मार किसके साथ करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, 1925 में काकोरी कांड कर दिया, सरकारी खजाना लूट लिया। लोगों से इनको सपोर्ट मिला नहीं, उद्योगपतियों से, क्योंकि उन्हीं का ये अपोज कर रहे थे, खुद के पास पैसे नहीं थे, तो एक ही ऑप्शन बचता था क्या, क्योंकि जब आपको मूवमेंट चलाना है तो पैसा जरूर चाहिए, पैसा क्या कर रहा, उसमें ऑक्सीजन का काम कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर आपको किसी भी विचारधारा को, किसी भी आंदोलन को दबाना हो तो सबसे पहले उसके आप फंडिंग पर ध्यान दीजिए कि उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। जैसे ही आपने फंडिंग सप्लाई रोकी, अपने आप आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो सबसे स्ट्रेटजिक पॉइंट ये था, जहाँ से भी पैसा आ रहा है
चाहे वो वहाँ पर लोकल कॉन्टेक्ट से आ रहा हो या डरा धमका करके लोगों से लिया जा रहा हो, जबरन वसूली की जा रही हो। अर्थव्यवस्था जो वहाँ पर लोकल मार्केट है वहाँ पर जबरन, वहाँ से जबरन वसूली की जा रही हो, तो सबसे पहले उसके फाइनेंस पर आप क्या कीजिए, चोट कीजिए। और आर्थिक चोट सभी क्षेत्रों में चोट पहुँचाती है, सामाजिक, राजनीतिक, सब कुछ। तो सबसे बड़ी है आर्थिक चोट। तो मेन ये है। और आप देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे पहले किसका शासन था, उसके बाद ज्योति बसु जी आए, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। उसको उखाड़ फेंका किसने, ममता बनर्जी जी ने। तो जब ये सीपीएम क्या है, सीताराम येचुरी वगैरह, ये सब क्या है, वामपंथी विचारधारा के ही तो हैं। अब क्या है, अब देखिए उनका सत्ता पर जब वो कमजोर हो रहे हैं तो फाइनेंस पर एक्सेस है नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि विचारधारा अपने आप क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सीपीएम स्टेट्स थे, गवर्न थे, उनमें अब सब में क्या है, या तो कांग्रेस है या बीजेपी। तो उन पर जब सत्ता पर कमजोर पकड़ है तो आर्थिक रूप से अपने आप कमजोर पकड़ है, आर्थिक राजनीतिक। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी इज द गार्जियन ऑफ पॉलिटी। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तभी आप राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो राजनीतिक सत्ता अपने आप आपसे पीछे हटेगी। ठीक। तो ये था क्या, समाधान नेटवर्क, समाधान सिद्धांत। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं, चुनौतियां। चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती क्या है, भौगोलिक अवस्थिति। पहाड़, जंगल, इसमें वो अभ्यस्त हैं। बाहर के जो सीआरपीएफ जवान या सरकारी जवान जो पोस्टेड होते हैं वो अभ्यस्त नहीं है, या तो उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए। दूसरी, सुरक्षा संबंधी। सुरक्षा संबंधी में क्या है कि उनको इलीगल रूप से हथियार मिल रहे हैं, गोला बारूद मिल रहा। दूसरी बात, हमारे पास जो पुलिस है, पुलिस बल, वो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन में नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से उनको अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, राजनीतिक सुधारों की धीमी गति। लोकतंत्र में सामाजिक हाशिए पर स्थित लोगों की कम भागीदारी। वो सोच रहे हैं कि अगर हम प्रतिनिधि बन जाएंगे तो इसका मतलब हम सरकार के मेंबर हो जाएंगे, अपने ही लोग उनको क्या कर देंगे, मार देंगे, या उनका बहिष्कार कर देंगे कि ये सरकार का आदमी है। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। और चौथी बात, वैचारिक अपील। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके पास खोने को कुछ नहीं रहेगा वही बंदूक उठाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी, मतलब ज़्यादातर तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस विचारधारा के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं है, शिक्षा का स्तर कम है, रोजगार के अवसर नहीं है। अगर अपने परिवार पर पेट और अपने बच्चों का पेट पालना होगा तो कभी भी बंदूक नहीं उठाएंगे। ये सबसे बड़ी क्या है, चुनौतियां हैं इनमें। ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है जो सामाजिक हिंसा से पीड़ित जगह है वहाँ पर जल्दी से जल्दी रोजगार की व्यवस्था की जाए, माहौल सामान्य किया जाए। क्यों? क्योंकि लोग उसका असामाजिक तत्व, नक्सलवाद, आतंकवाद, उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये देखो, तुम्हारे समुदाय के प्रति इन्होंने ये किया वो किया।
तो हिंसा की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। अब अगर चुनौतियां हैं तो हम आगे का समाधान दे देंगे। आगे के समाधान में सबसे पहला क्या है? विश्वास को बहाल करना। हम लोगों को क्या करें? विश्वास दिलाएं। राज्य, सरकार और सत्ता पर उनको विश्वास हो कि नहीं, उनकी भी सुनी जाएगी, सत्ता अपनी जबरदस्ती नहीं करेगी। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, तेलंगाना में और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एक सिविल सोसाइटी की सहायता से क्या किया गया, एक आंदोलन चलाया गया। उसमें ये नारा दिया गया, बस्तर मांगे हिंसा से आज़ादी। बस्तर क्या है? छत्तीसगढ़ का एक जिला है। सिविल सोसाइटी की भी हेल्प इसमें ली जा सकती है। ठीक, योजनाओं का बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाए। दूसरी बात, सेंटर स्टेट समन्वय बढ़ाया जाए। ठीक है। तीसरा, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाए। चौथा, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया जाए। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इनका यूज किया जाए। जो बड़े बड़े उनके नक्सलाइट्स लीडर्स हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, उनको क्या किया जाए? टारगेट किया जाए। क्योंकि कोई भी आंदोलन पैसे और नेता के बिना ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो पैसे पर अगर आपने कमांड वो सप्लाई ब्लॉक कर दी तो नेताओं को भी पकड़ा जाए। ठीक। और तो और, जैसे वो वैचारिक अपील करके क्या कर रहे हैं, वामपंथ विचारधारा की ओर जो हाशिए पर लोग हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं, वैसे ही वामपंथी विचारधारा का क्या किया जाए? विरोध किया जाए। बताया जाए कि उससे और बदतर स्थिति होगी। ठीक। नॉर्थ कोरिया में है तो एक ने जो बाल कटा लिया, पूरे लोग वही बाल कटाएंगे, कोई दूसरा कटिंग नहीं कटा सकता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन वो दूर से ही अच्छे लगते हैं। घर में अगर ढोल बज रहा हो तो क्या हो जाएगा? कान फटने की बात करते हैं, सिर दर्द करने की बात करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके समन्वित प्रयास किया जाना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। और कुछ कमेंट्स हों तो वो भी, या किसी पर्टिकुलर लेक्चर में दिक्कत हो, या टॉपिक में दिक्कत हो, या कुछ गलती हो गई हो पढ़ाने में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।